तो हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं ये वीडियो आपके लिए स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लिए बैठे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी 12th में पहुँच गए हैं और साथ साथ ये भी उनका एम है कि वो जो है नीट की तैयारी करे, तो उसके लिए ये वीडियो जो है मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिक्स क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। तो आज मैं ऐसे शख्स को इनवाइट किया हूँ जो एम्स गोरखपुर में MBBS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। हमारे कोचिंग के मतलब जो हमारे क्लासेस चलते हैं उसके गाइडर भी हैं और बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं और साथ साथ प्यार से इन्हें भैया भी बुलाते हैं। जब कभी फुर्सत होती है तो ये जो है उनका जो टॉपिक डाउट वगैरह रहता है वो देख भी लेते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये साथ साथ आपको टिप्स भी देंगे कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज में जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो जो है उनके लिए ये टिप्स देंगे कि इनकी खुद की एक्सपीरियंस कैसी रही है और उसको लेकर के आपको एक राइट डायरेक्शन देंगे कि आप तैयारी अपनी कैसे करें जिससे एक झटके में नीट आप निकाल लें, आपको कभी घबराहट ना हो नीट के प्रिपरेशन के दौरान। तो कुछ बातें जो इम्पॉर्टेंट है नीट को लेकर के वो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। इनका नाम जो है विवेक कुमार है और मेरे बहुत दिल के करीब हैं। मैं इनको बहुत चाहता हूँ और हम लोगों की जोड़ी भगवान करे हमेशा इसी तरह बनी रहे आजीवन। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे नए हैं, जो 10th में हैं, 12th में हैं, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि नीट जिसका पूरा नाम जो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है और ये जो है NTA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करवाती है। तो इसके लिए आपको 10th+2 क्वालिफाई होना पड़ेगा और मिनिमम जो है 50% मार्क PCB में होना चाहिए। और ये था इसका एडमिशन क्राइटेरिया। इसके लिए कुछ ज़रूरी बात जो मैं नोट करके रखा हूँ आपके लिए, नीट के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। UG प्रोग्राम है उसका, MBBS का और BDS का, साथ में PG प्रोग्राम है जो MS MD और MDS होता है। इसके लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात कर ली जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपया फ़ीस है, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1400 मात्र 100 रुपये का डिफरेंस है और ST SC और PH जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड होते हैं उसके लिए 800 रुपये का फ़ीस इसके लिए रखा गया है। एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट 17 से 25 साल तक है और एलिजिबिलिटी तो बता ही दिए हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पता है आपको, 4 उसके आंसर होते हैं जिसमें से एक सही होता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी यानी बायोलॉजी की बात कर लें तो इसमें बायोलॉजी के लगभग जो है आपके 90 क्वेश्चन आते हैं। साथ में इसमें नेगेटिव मार्क भी है, इसको आप लोगों को ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा। तो 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन, जूलॉजी के 45 क्वेश्चन और बॉटनी के भी 45 क्वेश्चन। और इसके लिए जो मार्क दिया गया है वो 180 मार्क के होते हैं, यानी 45 क्वेश्चन 180 मार्क। 45 को मतलब टोटल मार्क्स की बात कर लिया जाए तो 360 आपका बायोलॉजी कवर कर रहा है और फिजिक्स आपका 180 मार्क और केमिस्ट्री आपका 180 मार्क। टोटल जो है 720 की ये एग्ज़ाम होती है। तो अब हम लोग विवेक जी से बात करेंगे जो आपको स्पेशल टिप्स बताएंगे कि आप जो है अगर प्रिपरेशन फेज़ में हैं या फिर 10+2 में पहुंच गए हैं या फिर 10th में हैं तो इसको जो है मतलब इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब ये वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में पहुंच चुका है अपनी बलबूते पे, अपने मेहनत से। ठीक है, तो ये अपनी एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करेंगे। ओके बॉस, तो आइए बात करते हैं। हेलो विवेक जी, आप अपनी एक्सपीरियंस बताइए। Thank you sir for the warm welcome. My name is Vivek Kumar.
and I'm the second year MBBS स्टूडेंट ऑफ एम्स गोरखपुर। और जैसा कि मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या क्या ज़रूरत है मतलब नीट निकालने के लिए। जैसे कि पता है कि हर साल करीबन 16 से 17 लाख लोग इस पेपर को देते हैं और सीटें कितनी होती हैं अराउंड 10,000 या 15,000 के आसपास। मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी देखिए तो लेस देन 0.001% से भी कम है, मतलब एक आदमी की सीट के लिए। तो इसके लिए आपको अब बात ये उठती है कि निकाले कैसे, जब इतनी कम प्रोबेबिलिटी है सीट निकालने की तो निकाले कैसे। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो डिटर्मिनेशन, दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा पेशेंस, और चौथा हार्ड वर्क मान लो। अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ है देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्ज़ाम। अब बात आता है कि जैसे कि मान लो आप जैसे बहुत सारे मेरे ऐसे जूनियर्स हैं या दोस्त हैं कह सकते हैं, वो मेरे से राय लेते हैं कि भैया या सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या एग्ज़ाम में कम नंबर आ रहे हैं। इस टाइम जैसे कई लोगों के फ़ोन आते हैं, कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भैया एग्ज़ाम में कम नंबर आ रहे हैं, जो ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं, पीसीटी हो रहे हैं, उसमें कम नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, क्या करें, पैनिक हो जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आपको पैनिक नहीं होना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और कंटिन्यूअसली काम करते रहो। ये नहीं कि आज के टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, 720 का पेपर हुआ, 680 नंबर ला दिया तो आज घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। और या आज कल पेपर हुआ 720 में 300 आ गए तो रो रहे हैं कि कम नंबर कैसा हुआ, दिमाग मतलब मूड ऑफ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको कम नंबर आए या ज़्यादा नंबर आए, आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। अपनी गलतियों को, अपने डाउट्स को अपने टीचर से मतलब डाउट्स को अपने साथ इकट्ठा मत होने दीजिए। जिस दिन जो डाउट क्रिएट होता है उस दिन उसको उसी दिन ख़त्म कर दीजिए, वरना ये डाउट बैकलॉग्स में चले जाएंगे, फिर यही आपको डराते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो डाउट कोई भी मत रखो, टीचर से क्लियर करते रहो। एक तो हो गई कंसिस्टेंसी, दूसरा हार्ड वर्क। आपको ये ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना है। ये नहीं कि आज मन किया 16 घंटा पढ़ दिया, कल पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं। आप रोज़ 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करो, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर सिलेक्शन इन नीट। बट कंटिन्यूअसली, ये नहीं कि आज 16 घंटा कल कुछ नहीं, एक हफ्ते में एक दिन पढ़ दे रहे हैं, 16 घंटे पढ़ दे रहे हैं, फिर 6 घंटे बाकी के 6 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूअसली पढ़ना है और कंसिस्टेंटली पढ़ना है। तीसरा पेशेंस रखना है। पेशेंस ये कि ऐसा बहुत बार होगा कि आपको मन करेगा या छोड़ देते हैं, अब मन नहीं करता है, ऊब गए हैं। आपको उस टाइम अपने आप को पेशेंस रखना है कि अपने आप को समझाना है कि नहीं, अभी मेरा कैरियर बनाने का फेज़ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने आप को काम रखो, कंपोज रखो, अपने अंदर पेशेंस रखो कि ठीक है बस 2 साल, उसके बाद एक बार कॉलेज में सिलेक्शन ले लेंगे। जो आपको मन करता है इस टाइम करने का, थोड़ा उसको रोको, एक नोट बुक में लिख लो या डायरी जो आप रोज़ लिखते हो उसमें लिख लो कि इस टाइम जो करने का मन करता है उसको लिख लो। एक बार सिलेक्शन होने के बाद मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, तो उससे ये होगा कि आपके अंदर जो अभी जो मन करता है करने का, जो आपने मन में बैठा रखा है कि मैं करूँगा लेकिन नहीं कर पा रहे हो, वो एक बार सिलेक्शन होने के बाद आप कर सकते हो। और चौथी चीज़ है डिटर्मिनेशन। जैसे कि आपने अगर एक बार ठान लिया है कि मेरे को नीट क्रैक करना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इट में भी IIT JEE, मेरे कई दोस्त IIT में हैं, मतलब मेरे मोस्टली फ्रेंड जो थे वो मैथ ग्रुप से थे। तो मैंने एक बात सबके अंदर देखी कि दे वर डिटरमाइंड टू क्रैक देयर एग्ज़ाम। तो आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। ये नहीं कि मन बना लिया नीट निकालने का, फिर 6 महीने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक बार डिटर्मिनेशन कर लिया कि मेरे को ये करना है तो करना है, उसके बाद आप आगे पीछे मत देखो। जैसे घोड़े को अगर आप देखो तो उसके आँख के दोनों साइड लगा दिया जाता है कि जिससे वो एकदम स्ट्रेट लाइन में देखे और सीधे चले। सेम आपको 2 साल जितना भी अगर आप जब से तैयारी कर रहे हो, आपको जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको ये फॉलो करना है कि ना इधर देखना है ना इधर देखना है, सीधे अपने, जब तक आप डेस्टिनेशन पे ना पहुँच। हाँ एग्जैक्टली, जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुँच जाओ, जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर लो, तब तक यू हैव टू बी डिटरमाइंड।
सो ये 4 चीज़ें हैं। और रही बात इन सब की कि कौन सी किताब लगानी चाहिए, कौन सी किताब नहीं लगानी चाहिए, सो फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने केमिस्ट्री में तो जिस कोचिंग से मैंने तैयारी की है वहाँ पे वहाँ पे मैं मतलब दे आर द बेस्ट फैकल्टी ऑफ गोरखपुर इन केमिस्ट्री। सो वो वहाँ पे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी लगवाते थे। मैंने नरेंद्र अवस्थी नीट की पूरी लगाई है। एंड फिर फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एमएस चौहान लगाई है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने मॉड्यूल आकाश के आप ले लो या एलन के ले लो, कहीं के भी मॉड्यूल उठा लो कर लो। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि नरेंद्र अवस्थी या एमएस चौहान जैसी बड़ी बुक लगा सकते हो तो इट्स ओके, यू हैव टू सॉल्व ओनली एलन या आप आकाश की मॉड्यूल कर लो, दैट इज़ मोर देन एनफ। लेकिन हाँ, मतलब अच्छे से सॉल्व करना, एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से करना, ऑनेस्टी रखना अपने प्रिपरेशन के साथ। और ये रही बात केमिस्ट्री की। और रही बात फिज़िक्स की, फ़िज़िक्स में मैंने नीट की आती है डीसी पांडे, वो लगाई थी, और एलन आकाश की मॉड्यूल लगाई थी। और जो भी डीसी पांडे अगर आप ख़रीदना चाहते हो नीट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एनसीईआरटी। मतलब आप जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो। मैंने करीबन 38 से, जहाँ तक मैंने गिना था, 38 से 40 बार किया था। मतलब जब मैं पढ़ा करता था तो एक बार जब मैं स्टार्ट करता था पढ़ना तो एक बार मैं एक पाई खींचता था, फिर जब एक बार पढ़ लेता तो उसको काट देता था। तो करीबन मैंने उस हिसाब से गिना था, तो 38 से 40 बार के करीब मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी। और तो एनसीईआरटी जो आपको बुक खरीदनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो बायोलॉजी के, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप या तो एलन या आकाश के मॉड्यूल उठा लो, या एनसीईआरटी अटर फिंगर टिप्स आती है, उसमें हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन रहते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी यहाँ पे कट कर दीजिएगा। मतलब ओवरऑल तो मैंने बता दिया। अदरवाइज मतलब आगे आपको जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो बुक लगा सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आप ये बुक लगाओ, दैट इज़ गुड फॉर योर प्रिपरेशन। रही बात बुक्स की क्या करना चाहिए कि हाँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबसे पहली बात ये कि प्रिपरेशन अपनी जगह और सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो प्रिपरेशन करते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, ये पता कैसे चलेगा? बाय योर टेस्ट। तो जितने आप टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट देने की कोशिश करो। और अभी जैसा कि लास्ट टाइम आ गया है, आई थिंक 17 जुलाई को पेपर है, तो जितना इस समय आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड अगर पेपर 2 बजे से लेके 5 बजे तक है तो आप उसी टाइम में, जैसे कई लोगों की आदत होती है कि दोपहर में सो जाते हैं, तो प्लीज़ अभी वो टाइम गया कि आप प्लीज़ इस टाइम मत सो। 2 बजे से लेके 5 बजे तक आप अपने माइंड को ट्रेन करो उस पर्टिकुलर टाइम पे पेपर देने की। मैं मतलब दोपहर में नहीं सोता था। मैं जब मेरा पेपर आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में है, रिकॉल नहीं कर पा रहा, उस टाइम मतलब जब मेरा पेपर था लॉकडाउन के टाइम, जब फर्स्ट कोरोना की वेव आई थी तब से, तो मैं जनवरी से ही सोना बंद कर दिया था दोपहर में। एंड आई यूज़ टू स्टडी आई यूज़ टू सॉल्व 1 पेपर डेली। तो आप रोज़ एक पेपर दो, आपकी क्या मिस्टेक है आप उस पर काम करो, गलती किस कॉन्सेप्ट पे कर रहे हो, एक अलग नोटबुक बनाओ, उसको लिखो उस पर्टिकुलर नोटबुक में, और रोज़ सुबह उठो, एक बार उसको देखो कि कल वाले टेस्ट पेपर में आपने क्या गलती किया था, पिछले वाले टेस्ट पेपर में आपने क्या गलती किया था। तो अब जब पेपर आप देने बैठो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि वो गलती हमको दोबारा नहीं दोहरानी है। अदरवाइज़ आपके आप बार बार तैयारी करते रह जाओगे, आप एक विस्कस साइकिल में फंस जाओगे। हर गलती बार बार पेपर में करोगे तो कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो एक बार अगर कोई गलती कर दी तो आप कोशिश करो कि वो गलती दोबारा ना करो। और रही बात पेपर में कम नंबर आ रहे हैं या ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहना है। एक टाइम आएगा जब एग्ज़ाम, मैंने कई लोगों को ये राय दिया है एंड दैट इज़ 100% करेक्ट, कि कई मेरे दोस्त थे, पिछले साल की बात है, वो मतलब पेपर देते थे, उनके अच्छे नंबर नहीं आते थे। मैं उनको हमेशा यही बोलता रहता था कि दोस्त भाई अभी लगातार मेहनत करते कर, तुम अंत के पेपर तक आते आते अच्छा करने लगोगे। एंड
मेरा एक दोस्त था, मतलब आते आते उसने अंत के पेपर में 650 तक आने लगे थे उसके। तो आप बस अपना काम करते रहो, कंटिन्यूसली पेपर देते रहो। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो हताश नहीं होना, ज़्यादा नंबर आ रहा है तो ज़्यादा खुश होके झूमना नहीं है। बस आपको असल पेपर आप इतने दिन प्रैक्टिस इस वजह से कर रहे हो कि जो नीट का 17 जुलाई वाला जो पेपर उसको फोड़ सको। बस अपना काम करते रहो, सही डायरेक्शन पे चलते रहो, टेस्ट देते रहो, कंसिस्टेंट रहो, डिटरमाइंड रहो। कई बार आप डिमोटिवेट होंगे तो आप डिटरमाइंड रहो कि हाँ नहीं, मेरे को क्रैक करना है, मेरे को क्रैक करना है। एक बार आप जिस दिन क्रैक कर लिए, ये बातें छोटी लगने लगेंगी बस। और क्या, मतलब बस पढ़ते रहो, खुश रहो, दैट्स इट, थैंक यू। और अंत में मैं आपके लिए एक शेर कहने वाला हूँ कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी है, जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। इसी के साथ ये वीडियो जो है मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी ख़ास पर्सन से, बातचीत करेंगे, उनसे जो है हम लोग बेनिफिट लेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग सपना देखते हैं, या बच्चे जो लोग प्रिपरेशन फेज में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके सपने हैं, तो ऐसे ही किसी और शख्स से या जो है एक बार फिर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार अपना जो है कीमती समय फिर आप लोगों के लिए दें, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी दे सकें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।